डोलोमाइट का सूत्र है। देखिए इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर डोलो से आप समझ सकते हैं कि दोनों लिखा है, मान लीजिए यहाँ पर डोलो से दोनों, और दोनों मतलब है जो इसमें होगा वही इसमें, अर्थात कहने का मतलब है 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी, यानी कि दोनों में है। तो यहाँ पर इसलिए डोलोमाइट का क्या हो जाएगा, MgCO3 और इंटू CaCO3। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के टिफिन क्लासेस पर। तो दोस्तों हमने पिछली क्लास में जो है 75 क्वेश्चन की महामैराथन क्लास चलाई थी, उसको आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। और यहाँ पर जो है 70 क्वेश्चन की महामैराथन चलने वाली है, जिसमें केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन और फिजिक्स के 25 क्वेश्चन और जो है मैथ के उसके सिर्फ 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। लेकिन मैथ के जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों वो सारे के सारे सिलेक्टेड हैं, और जो भी है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो जितनी भी जो क्वेश्चन हैं जितने भी, उसको जो है पूरा आपको समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी भी लेते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है। तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन वाला क्या था दोस्तों, ट्रिक, फिर कल बाहर आएगी। यहाँ पर आखिरी वाला आपको पता होगा। तो यहाँ पर ये कौन से वर्ग में आता है दोस्तों, ये हमारा आता है 17वें वर्ग में। यहाँ पर 17वें वर्ग में आएगा, तो इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्न में से सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो विद्युत धनी तत्व है वो हमारा कौन सा है, पोटेशियम। और यहाँ पर जो फ्लोरीन दिया है दोस्तों, वो सबसे क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व यहाँ पर फ्लोरीन दिया है, इसको भी आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्न में सर्वाधिक अम्लीय यौगिक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अम्लीय यौगिक है दोस्तों, वो हमारा है P2O3। P2O3 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग बल्ब का फिलामेंट बनाने में किया जाता है। तो इसको तो आपको पता होगा, जो हमारा टंगस्टन होता है, टंगस्टन को जो है फिलामेंट बनाने में प्रयोग करते हैं बल्ब के। तो W से इसे डिनोट भी करते हैं, तो दोनों को आप देख लीजिएगा, W से डिनोट करते हैं और टंगस्टन इसका नाम होता है। ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, तो आपको इसलिए दोनों याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कृत्रिम गोल्ड बना होता है। तो देखिए कृत्रिम गोल्ड जो हमारा होता है दोस्तों, वो हमारा होता है एल्यूमिनियम ब्रांज। यहाँ पर ब्रांज होगा, ब्रांच लिख गया है, एल्यूमिनियम ब्रांज का जो बना होता है कृत्रिम गोल्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। डोलोमाइट का सूत्र है। देखिए इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर डोलो से आप समझ सकते हैं कि दोनों लिखा है, मान लीजिए यहाँ पर डोलो से दोनों, और दोनों मतलब है जो इसमें होगा वही इसमें, अर्थात कहने का मतलब है 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी, यानी कि दोनों में है। तो यहाँ पर इसलिए डोलोमाइट का क्या हो जाएगा, MgCO3 और इंटू CaCO3। आशा करता हूँ आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, धातुओं के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। तो जो दोस्तों हमारे धातु होते हैं, वो जो ऑक्साइड बनाते हैं, वो प्रायः क्या होते हैं, वो हमेशा क्षारीय होते हैं। इसको आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्न में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बॉक्साइड भी एल्यूमिनियम का अयस्क है, कार्योलाइड भी है और कोरंडम भी है। यहाँ पर एनहाइड्राइड जो है, ये हमारा जो है अयस्क नहीं है एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पर राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। मुद्रा मिश्र धातु, जो कि मुद्राएं जो सिक्के होते हैं दोस्तों, जिसका हम प्रयोग जो है दुकान के सामान लेने में करते हैं, अर्थात कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। उसको जो है किसके द्वारा बनाया जाता है, क्या क्या उसमें मिला होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर 88%, और जो टिन है, यसन को क्या कहते हैं, टिन भी कहते हैं। तो यहाँ पर टिन 12%, यानी कि कॉपर 88 और टिन 12। इसको जो है आपको याद कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। कार्योलाइट का सूत्र है दोस्तों, जितने भी सूत्र हैं सबको याद कर लीजिए, क्योंकि सूत्र आपके लगभग 10 या 12 नंबर के जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर कार्योलाइट का जो सूत्र होता है हमारा Na3AlF6 होता है। आपको ऐसे मिलेगा Na3AlF6 ऐसे मिलेगा, तो आपको कार्योलाइट का यहाँ पर सूत्र मिल जाएगा, ऐसे ही आपको लगा देना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो दोस्तों हमारी जो मुक्त अवस्था में धातु पाई जाती है, वो हमारी रजत होती है। रजत यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसको आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए उसी तरह है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला तत्व। तो यहाँ क्या कह रहा था, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु, और यहाँ पर स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला तत्व। तो इसको पहले भी बताया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सोना जो होता है वो स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर।
कह रहा है जल आयनिक लवणों का अच्छा विलायक है क्योंकि। तो दोस्तों जल जो होता है आयनिक लवणों का अच्छा विलायक होता है क्योंकि यहाँ पर इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उच्च होता है। द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होता है। और हम एक चीज़ और बता देते हैं कि HOH यानी कि H2O जो होता है, इसमें जो बंध बनते हैं उनका कोण क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। इसको पिछले जो है वीडियो में बताया था, लेकिन वहाँ पर कार्बन के लिए बताया था। इसका भी वही होता है, इसको आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो हमने अस्थायी में क्या बताया था दोस्तों, अस्थायी आएगा तो जब पहला आएगा तो पहला हमारा छोटा ही होगा, यानी कि सिर्फ बाइकार्बोनेट लिए जाएंगे, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। लेकिन यहाँ पर जो है अस्थायी कठोरता अगर कह दिया तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के घुले क्लोराइड तथा सल्फेट। यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, इसको आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्न में से किस गैस मिश्रण पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होता। तो दोस्तों डाल्टन का आंशिक दाब का नियम ये कहता है कि दोनों जो गैस होती हैं वो कभी घुले ना, तभी वो हमारे आंशिक दाब का नियम जो आंशिक दाब के नियम का पालन करेंगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये लागू किस पर नहीं होगा, H2 और ये वाला नहीं, ये हमारा लागू नहीं होगा किस पर, H2 और Cl2 पर। क्योंकि दोस्तों अगर आप H2 और Cl2 की क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाता है, 2HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। तो इसलिए इस पर जो है हमारे डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि ये क्रिया कर लेंगी। जो भी दोस्तों गैस क्रिया कर लेती हैं उन पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना निम्न में से किसके नियम पर आधारित है। तो अगर आप इसको ट्रिक से समझेंगे, अगर आप जो है कंफ्यूज होते हैं बॉयल का नियम होता है कि चार्ल्स का नियम, तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन का गुब्बारा फटता है दोस्तों तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे चिल्लाते हैं। तो यहाँ पर चिल्लाते से आप क्या याद कर सकते हैं, चार्ल्स को आप याद कर सकते हैं। चार्ल्स का नियम हाइड्रोजन के गुब्बारे के फटने के नियम पर आधारित है, इसको आपको टिक कर देना है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ट्रिक्स समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। दो गैसों के विसरण की गतियों का अनुपात 1:2 है। तो गैसों के अणुभार में अनुपात होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जरूर परीक्षा में पूछे जाएंगे। विसरण की गतियों का अनुपात हमने फार्मूला बताया है, R1/R2 बराबर √m2/m1। m2 आपको ध्यान रखना, ऊपर m2 फिर नीचे m1। अब क्या करेंगे, सिंपल सा रख देंगे R1/R2 यानी कि गतियों का अनुपात कितना दिया है, 1:2। तो यहाँ पर m2/m1 लिखेंगे, m2/m1, और यहाँ से अंडर रूट हटेगा तो इसके स्क्वायर में हो जाएगा। तो हमारा m2/m1 क्या हो जाएगा, 1/4। और हमसे गैसों के अणुभार में अनुपात पूछा है, तो यहाँ पर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जब हम m1 यहाँ से m2/m1 निकला है दोस्तों, लेकिन हमें निकालना क्या है, m1/m2। तो क्या हो जाएगा, 4:1। 4:1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपको ध्यान में रखकर इसको करना है, m1 और अनुपाते m2 का मान निकालना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। H3PO4 का अणुभार जो है 98 है तथा क्षारकता 3 है, इसका तुल्यांकी भार। तो दोस्तों तुल्यांकी भार का फॉर्मूला क्या होता है, तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होता है अणुभार बटे का क्या होता है, क्षारकता। अगर अम्लता दी रहेगी तो अम्लता। तो अणुभार हमारा कितना है, 98, और हमारा क्षारकता 3, यानी कि 98/3 क्या हो जाएगा, 98/3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की आधुनिक पद्धति है। तो इसको तो सभी बच्चे जानते ही होंगे, और इसको तो 4 नंबर आराम से मार देंगे। IUPAC होती है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की आधुनिक पद्धति। ये तो बहुत सिंपल था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। देखिए कह रहा है निम्न में से एल्कीनों का सामान्य सूत्र है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है परीक्षा में रखे हुए हैं, सिर्फ आपको जाकर टिक करना है। एल्कीनों का सामान्य सूत्र कह रहा है, तो सबसे पहले हमारा आता है एल्केन आता है, फिर हमारा एल्कीन, और फिर हमारा क्या आता है, एल्काइन सबसे लास्ट में। तो यहाँ पर इन सभी के सूत्र कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों, सबका याद कर लेना है। सबसे पहले वाले का क्या होगा हमारा, CnH2n+2 ये होता है, और एल्कीन में हमारा छोटा हो जाता है CnH2n हो जाता है, और एल्काइन में हमारा क्या हो जाता है, माइनस का CnH2n
माइनस का 2। तीनों दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तीनों का सूत्र लिख लीजिए और यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आपको दे सकता है, तो तीनों को आप मन के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत होता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोल तार। कोल तार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत कोल तार होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। यौगिक C6H10 निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन का सजातीय है, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए C6H10 अगर आप इससे करेंगे, देखिए C2H2 है, यानी कि सबसे पहले ये क्या था, CH था, तभी तो यहाँ पर क्या हुआ, जब 2 आया तो यहाँ भी आ गया। अब C3H3 हो जाएगा, C4H4 हो जाएगा, तो क्या C6H10 आएगा इसमें? कभी नहीं आएगा। दूसरे पर लागू करते हैं C2H4, तो C2H4 करेंगे तो ये हमारा पहले क्या था, CH2 था, तभी तो यहाँ पर जब 2 हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका 2 गुना 4 हो गया। अब यहाँ पर जब C3 हो जाएगा, 2 गुना नहीं दोस्तों, यहाँ पर जब 2 होगा तो इसमें 2 जुड़ जाएगा, इसमें 2 जुड़ेगा, और जब 3 करेंगे तो फिर इसमें 2 जुड़ जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा, और फिर 4 करेंगे तो फिर इसमें 2 जुड़ जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब करेंगे, जब C5H जो है 10 लेंगे तो यहाँ पर C5H10 हो जाएगा, और C6 करेंगे तो H12 हो जाएगा, यानी कि इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है दोस्तों सही नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं है दोस्तों, तो इसको आपको टिक कर लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। सजातीय श्रेणी का मुख्य लक्षण क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कह रहा है सजातीय श्रेणी का मुख्य लक्षण है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा, यौगिकों के अभिक्रियात्मक समूह समान न होना। तो यहाँ पर यौगिकों के अभिक्रियात्मक समूह समान नहीं होते, तभी वो हमारा सजातीय श्रेणी का लक्षण होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। दिया सलाई उद्योग में उपयोग होता है, ये भी जो है परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। दिया सलाई जो होती है उसमें किसका उपयोग होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, रेड लेड। रेड लेड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसको आपको याद कर लेना है। देखिए यहाँ पर जो है केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं फिजिक्स के टॉप 25 क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक निश्चित दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल F न्यूटन है, इतनी ही दूरी पर स्थित 2 प्रोटॉन के बीच विद्युत बल होगा। तो यहाँ पर जितने जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत बल होते हैं उतने प्रोटॉन के, क्योंकि दोनों भाई भाई हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, F न्यूटन ही होगा। F न्यूटन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। ताप बढ़ाने पर चालकों की विशिष्ट चालकता। तो देखिए यहाँ पर जो प्रतिरोध होता है, अगर उसमें ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, घट जाती है, और जब विशिष्ट चालकता भी क्या होती है, उसी के बराबर होती है, R बराबर रो L/A, यानी कि ताप बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होगी, ये भी घट जाएगी, और प्रतिरोध की बात करेगा तो ये भी घट जाएगी। इसको आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, घट जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। निर्वात में स्थित 2 आवेशों के बीच आकर्षण बल F है, यदि दोनों आवेशों के बीच माध्यम कांच परावैद्युतांक के बराबर 6 हो तो अब आकर्षण बल होगा। देखिए पहले आकर्षण बल F था, अब परावैद्युतांक के बराबर 6 हो गया, तो इसी को क्या करेंगे, बटे में कर देंगे, तो यही हमारा आकर्षण बल हो जाएगा F/6, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। एंटी मनी है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एंटी मनी जो होती है हमारी क्या होती है, हमारी उपधातु होती है। एंटी मनी क्या होती है, उपधातु, या फिर इसी को क्या कह सकते हैं, अर्धचालक। अगर उपधातु आपको समझना है दोस्तों, तो हमने कम्युनिटी पर एक जो है क्वेश्चन जो है वहाँ पर डाला था, आप उस पर जाकर वहाँ पर ट्रिक देख सकते हैं, उपधातु को याद करने की ट्रिक। तो यहाँ पर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। जी का मात्रक होता है, कैपिटल जी यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इसका मात्रक क्या होता है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला होता है F बराबर G m1 और m2 अपॉन का R²। तो यहाँ पर जो G का हमें ज्ञात करना है, तो सिंपल सा इसको इधर भेज देंगे, तो हमारा G बराबर क्या हो जाएगा, F × R² और बटे में m1 × m2। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन, और जो हमारा यहाँ पर दूरी है, दूरी का स्क्वायर करना है, यानी कि दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर, और बटे में द्रव्यमान 2 है, यहाँ पर एक द्रव्यमान और यहाँ पर एक, तो इसका किलोग्राम होता है द्रव्यमान का मात्रक, तो यहाँ पर 2
2 किलोग्राम यहाँ पर मतलब है किलोग्राम, किलोग्राम क्या हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। यहाँ पर 31 क्या कह रहा है, पंच संयोजी मिलाने पर निम्न में से किस प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर पंच संयोजी में हमारा n प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है, इसको आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने परंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो वह दर्पण क्या होगा। देखिए अवतल दर्पण जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। और बात करें इसको कैसे देखेंगे, यहाँ पर अवतल दर्पण जो होता है दोस्तों, लास्ट वाली कंडीशन आपने पढ़ी होगी कि यहाँ पर ध्रुव होता है और यहाँ पर हमारा फोकस, और जब यहाँ पर इसके बीच में वस्तु रखी होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, यानी कि आभासी बनता है। आभासी क्या होता है, जब वस्तु निकट होती है तो आभासी, और यहीं पर जब दूर से दूर वस्तु रखी होती है तो क्या बनता है हमारा उल्टा, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है इधर वास्तविक और उल्टा, और इधर बनता है हमारा आभासी कॉमा सीधा। तो यहाँ पर अवतल दर्पण क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। किसी पृष्ठ पर आपतित विकिरण 84 जूल हैं, इनमें से 24 जूल पृष्ठ द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, पृष्ठ की अवशोषकता होगी। तो देखिए अवशोषकता का फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद कर लेना है। अवशोषकता बराबर होता है अवशोषित विकिरण, यहाँ पर अवशोषित विकिरण होती है और बटे में आपतित विकिरण होती है। अवशोषित विकिरण बटे में आपतित विकिरण। तो यहाँ पर अवशोषित विकिरण यहाँ पर दी हुई है कितना है 24 जूल दी हुई है, और यहाँ पर आपतित विकिरण क्या है 84। तो इसी को भाग करेंगे तो यहाँ पर 12 सते जो है दूना 24 और 12 सते 84, यानी कि 2/7, और 2/7 को जब भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 0.7 दूनी 14 और 7 अठे 56, यानी कि 0.28 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फार्मूला आपको याद कर लेना है, इस तरह के क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है कि एक पृष्ठ की अवशोषकता 0.2 है। तो देखिए अभी हम अवशोषकता निकाल रहे थे, अब क्या है अवशोषकता हमें दी गई है। तो यहाँ पर 0 पॉइंट लिख लेंगे 2 बराबर उसमें विकिरण आपतित हो, तो आपतित कह रहा है तो अवशोषित विकिरण क्या होगा, तो अवशोषित ऊपर लिखेंगे और बटे में हमारा क्या होता है आपतित होता है। तो यहाँ पर आपतित लिख लेंगे। तो अवशोषित हमें ज्ञात करना है, तो आपतित का यहाँ पर गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा 0.2 गुणे आपतित विकिरण का मान 50 जूल है। तो यहाँ पर गुणा कराएंगे तो कितनी बार जाएगा 50 दूना 100 हो जाएगा, और एक अंक बाद दशमलव, यानी कि 10 जूल हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 10 जूल। तो आपको 10 जूल टिक कर देना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है। तो यहाँ पर जल की विशिष्ट ऊष्मा दोस्तों एक तो होती है 1 कैलोरी और बटे 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर दिया है जूल प्रति किलोग्राम में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 4.2 × 10⁻³ यहाँ पर 1 कैलोरी का मान रखेंगे तो यहाँ पर यही निकल के आएगा, और यहाँ पर ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर देंगे तो यही ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। निम्न में से किस ताप पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट तापमापियों का पाठ्यांक जो है समान रहता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको पहले भी करवाया था, यहाँ पर -40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आपको प्लस का नहीं लिखना, -40 डिग्री यहाँ पर सेल्सियस क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। यदि कह रहा है 2 समान पात्रों में क्रमशः हीलियम तथा आर्गन गैसें जो है 2.5 और 1 वायुमंडलीय दाब भरी हैं। यहाँ पर एक ऐसे है दोस्तों, एक वायुमंडलीय दाब भरी हैं। यदि दोनों गैसों को एक ही पात्र में रख दिया जाए, मतलब भर दिया जाए, तो मिश्रण का दाब, तो मिश्रण का दाब क्या हो जाएगा, मिश्रण का दाब हमारा टोटल हो जाएगा, यानी कि 2.5 + 1 यानी कि 3.5 वायुमंडल। यहाँ पर सिंपल सा जोड़ देंगे, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3.5 क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। एक बोतल में 30 डिग्री सेल्सियस पर जल भरा है। रॉकेट द्वारा बोतल चंद्रमा पर ले जाई जाती है। चंद्रमा के तल पर वह जैसे ही बोतल का ढक्कन खुलेगा तब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जल हमारा क्या होगा उबलने लगेगा। जल हमारा चंद्रमा पर ले जाएंगे तो क्या होगा उबलने लगेगा। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर।
विशिष्ट गैस नियतांक R का मान होता है। काफ़ी ज़्यादा जो है परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। विशिष्ट गैस नियतांक R का मान हमारा होता है 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन। यहाँ पर सारे ऑप्शन लगभग समान रखे हैं कि 6.31, 7.31, 8.31। तो आपको याद रहेगा कि 0.31 ही यहाँ पर जो होगा राइट आंसर होगा। जिस भी ऑप्शन में होगा तो आपको 8.31 आपको राइट आंसर कर देना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। कह रहा है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। देखिए क्वेश्चन पहले भी कराया था, लेकिन इसमें एक ऑप्शन बदल दिया है, जो कि हमारा यहाँ पर क्या था, स्टील था। स्टील था और स्टील ही हमारा राइट आंसर था। तो ध्वनि का वेग अधिकतम क्या होता है, इस्पात। इस्पात में भी क्या होता है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो यहाँ पर इस्पात रहेगा या फिर स्टील, आपको दोनों में से जो भी रहेगा टिक कर देना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। वायु में जलवाष्प की मात्रा बढ़ने पर ध्वनि का वेग पहले से हो जाता है। तो अगर जलवाष्प की मात्रा बढ़ाएंगे दोस्तों तो ध्वनि का वेग पहले से अधिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। यदि किसी सतह पर लगने वाले बल को दोगुना कर दिया जाए तथा सतह के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो दाब प्रारंभिक दाब का कितना गुना होगा। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर F/A। आपने फार्मूला पढ़ा होगा दाब का। तो यहाँ पर पहले जो था, देखिए यहाँ पर करेंगे कैसे, पहले लिखेंगे P1 बराबर लिखेंगे F1 अपॉन का A1। पहले ये था मान लीजिए, और बाद में क्या हुआ, बाद में P2 हो गया, और F हमारा क्या है, बल को दोगुना कर दिया गया, यानी कि F1 का दोगुना, और बटे में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल को आधा कर दिया गया, यानी कि 1/2A1। 1/2A1 यहाँ पर हो जाएगा। P2 का मान हमें निकालना है, P2 का मान हमें निकालना है। अब काट दीजिए जो भी कट रहा है। तो यहाँ पर हम काटते हैं F1 से। देखिए F1 से F1 हमारा यहाँ पर कटेगा, और A1 से A1 कटेगा। तो हमारा ऊपर क्या जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा। तो यानी कि ऊपर जाएगा तो 1/2, और बटे में क्या हो जाएगा, ये 2। तो यहाँ पर निकल के आएगा 1/4। तो P1/P2 बराबर 1/4। देखिए P1/P2 बराबर 1/4। तो यहाँ पर अब P2 का मान हमें निकालना था, तो क्या हो जाएगा 4 × P1, यानी कि प्रारंभिक दाब का कितना, प्रारंभिक दाब का क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है किसी नाव पर अधिकतम 1000 किग्रा का भार रखा जा सकता है। खाली नाव का 1/5 भाग जल में डूबता है तो नाव का भार होगा। देखिए इसको रट लीजिए, क्योंकि ये आंसर जो है थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा अगर हल भी करवाएंगे। तो यहाँ पर 250 किग्रा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको रट लीजिए, क्योंकि जो है इम्पॉर्टेंट लग रहा था इसलिए रख दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 क्या कह रहा है, एक लोहे के टुकड़े का आयतन जो है, यहाँ पर कुछ दिया था आयतन हमारा, तो यहाँ पर थोड़ा मिट गया है। कह रहा है इसे जल में डुबोने पर इस पर उत्क्षेप बल। देखिए उत्क्षेप बल यानी कि जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, उसका फार्मूला होता है V × D × G। तो यहाँ पर V हमारा यहाँ पर लिखा ही नहीं, भूल गया। यहाँ पर D हमारा वो जो है 10⁻3, 1 को आप 1 ही रहने देंगे, और G का मान 10। तो यहाँ पर हमारा शायद था 4 × 10⁻³ था, 4 × 10⁻³ ही था। तो यहाँ पर जो है इसको जो है घात जोड़ेंगे तो हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, और 4 × 10 बराबर 40 न्यूटन। 40 न्यूटन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारा 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान जो है निर्भर करता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक और जो हमारा स्मॉल g यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, दोनों पर पूछता है कि किसका मान जो है निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान जो होता है वो ना तो पिंडों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ना ही पिंडों के बीच की दूरी पर, और ना ही समीप रखे अन्य पिंड के द्रव्यमान पर। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और बात करें अगर 46 नंबर क्वेश्चन की, देखिए यहाँ पर किसी ग्रह की सतह पर स्मॉल g का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर स्मॉल g यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो निर्भर करता है किस पर, वो हमारा द्रव्यमान व त्रिज्या पर निर्भर करता है। इसको आपको याद रखना है, दोनों जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी परीक्षा में पूछ सकता है। तो आपको द्रव्यमान व त्रिज्या पर यहाँ पर याद कर लेना है स्मॉल g का मान, और कैपिटल G का मान किसी पर भी नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। किसी विद्युत हीटर की शक्ति जो है 1500 वाट है, 10 घंटे में हीटर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होगी। तो ऊर्जा पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि ऊर्जा को ही यूनिटों की संख्या कहते हैं,
और यूनिटों की संख्या बराबर क्या होती है, वाट, वाट गुणे घंटा बटे का 1000, वाट गुणे घंटा बटे का 1000। तो वाट हमारा कितना दिया है 1500, और यहाँ पर घंटा कितना दिया है 10, और यहाँ पर बटे में 1000 कर देंगे, तीनों जीरो काट देंगे, हमारा क्या आ जाएगा 15 यूनिट। यहाँ पर यूनिटों की संख्या कितने आ जाएगी 15, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है, वाट गुणे घंटा बटे 1000। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 यानी 48 पर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के द्वितीय नियम की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको न्यूटन का द्वितीय नियम पता होना चाहिए कि हमारा द्वितीय नियम में F बराबर m में होता है। तो यहाँ पर सब दिया है, बल का परिमाण भी दिया है और हमारा वस्तु का द्रव्यमान भी दिया है, तो हमारा बचा क्या त्वरण ही तो यहाँ पर ज्ञात कर सकेंगे, A बराबर F अपॉन m कर देंगे तो हमारा त्वरण ज्ञात हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन को आप टिक कर दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को कहते हैं। तो यहाँ पर द्रव्यमान जो होता है यम और इसके वेग मतलब वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, ये हमारा बराबर होता है पी के, यानी कि संवेग के बराबर होता है द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। कह रहा है यदि दो बल जिनमें प्रत्येक का मान 3 न्यूटन है इस पर लगे हैं कि उनके परिणामी बल का मान 3 न्यूटन ही हो तो दोनों बलों के बीच का कोण। तो देखिए यहाँ पर फिर फार्मूला जो पिछली वीडियो में बताया था, हमारा फार्मूला क्या था, आर स्क्वायर बराबर था, आर स्क्वायर बराबर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर और प्लस का 2F1 F2 और क्या कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमारा क्या क्या दिया है, ऊपर था कि परिणामी जो है ये 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर ये दोनों बल 3 न्यूटन ही लगा रहे हैं, यानी कि दोनों बल समान है, तो हम लिख सकते हैं 2F1 स्क्वायर, 2F1 स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी 2F1 स्क्वायर लिख लीजिए और यहाँ पर कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, 3 त्रिका होता है 9 और यहाँ पर 2 गुणे F1 का मान 3 दिया है, यानी कि 3 का स्क्वायर और प्लस 2 गुणे 3 का स्क्वायर और कॉस थीटा। तो यहाँ पर 9 बराबर कितना हो गया, 3 त्रिका 9 दूनी 18। तो देखिए क्या क्या है, हमारा है 9 बराबर 18 और प्लस उसमें भी कराएंगे तो 18 कॉस थीटा। तो ये हो गया, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, तो हमारा कॉस थीटा अब निकालेंगे अगर, तो यहाँ पर माइनस का 9 बटे का आएगा 18। तो यहाँ पर 9 दूनी 18 यानी कि 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 किसका मान होता है दोस्तों, कॉस 120 का, कॉस 120 का होता है। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना आ गया 120, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो नए बच्चे थे एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लेंगे, क्योंकि लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के। हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। अब चलेंगे हम मैथ के 20 क्वेश्चंस पर। यहाँ पर मैथ के टॉप 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, दिल थाम के बैठ जाइए। देखिए क्वेश्चन जो है काफ़ी छोटे छोटे हैं, लेकिन परीक्षा में 4-4 नंबर के पूछे जाते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपको फार्मूला याद है तो सारे क्वेश्चन आपके आराम से याद हो जाएंगे। देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का विकर्ण 6 सेंटीमीटर, ए बराबर हमारा कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, और घन का विकर्ण क्या होता है दोस्तों, घन का विकर्ण होता है a√3, क्या होता है a√3, यानी कि a का मान हमारा 6 है, तो 6√3 क्या हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फार्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन आपके आराम से जो है सॉल्व हो जाएंगे और आपके 4 नंबर भी आराम से आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, उसका संपूर्ण पृष्ठ होगा। देखिए संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है घन के, 6 × a स्क्वायर, 6 × a स्क्वायर, और यहाँ पर a का मान हमें ज्ञात होना चाहिए, तभी हम संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर घन के आयतन से हम a का मान निकालेंगे। देखिए घन का आयतन हमारा कितना दिया है, आयतन दिया है हमारा 27 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो हम घन का आयतन a क्यूब मानेंगे, तो हमारा 27 सेंटीमीटर
और जब a का मान निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि भुजा हमारी 3 आ गई। अब सिंपल सा इसमें रख देंगे 6 इंटू ए स्क्वायर में, तो हमारा क्या हो जाएगा 6 इंटू ए का मान हमारा 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, और 3 त्रिका 9 छक कितना हो जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। देखिए ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलने वाला है। कह रहा है 120 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े तथा 40 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई। देखिए अगर घन कह रहा है या फिर घनाभ, इसके लिए सिर्फ उसका विकर्ण निकाल लीजिए, आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जो हमारा 120 है, 30 है, यानी कि 40 है, यानी कि ये क्या बना रहा है हमारा घनाभ बना रहा है, और सिर्फ घनाभ का हमें क्या निकालना है विकर्ण निकाल। देखिए तो यहाँ पर घनाभ का विकर्ण क्या होता है हमारा, घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट का, घनाभ का विकर्ण देखिए घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट का एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का एच स्क्वायर, यही हमारे घनाभ का विकर्ण होता है। तो इसी को कर देंगे सॉल्व और हमारा आंसर निकल आएगा। देखिए लंबा होगा लेकिन आपको इसको तो याद ही करना पड़ेगा। देखिए घनाभ का विकर्ण कह रहा है तो 120 का स्क्वायर करेंगे और प्लस का बी स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर और प्लस एच ऊंचाई का स्क्वायर 40 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इसको जब सॉल्व कर लेंगे आप तो हमारा 130 मीटर निकल के आ जाएगा। देखिए लंबा जाएगा इसलिए कर नहीं रहे हैं, कर लीजिएगा कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर 130 मीटर जो हो जाएगा विकर्ण की लंबाई यानी कि छड़ की अधिकतम लंबाई। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। यदि एक आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर हो तथा इसका परिमाप 34 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि यल इंटू बी हमें क्या है निकालना है। और हमारे विकर्ण हमारा कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आयत का विकर्ण क्या होता है अंडर रूट का एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आयत का विकर्ण यहाँ से लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट का एल स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये नहीं होगा दोस्तों, जो आयत का विकर्ण होता है 13 बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 13 को जब यहाँ पर लिखे हैं ये अंडर रूट जब यहाँ आएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, यानी कि 13 3 169 और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 169 आ गया और परिमाप हमारा दिया है 34 सेंटीमीटर। 34 सेंटीमीटर हमारा परिमाप दिया है। तो यहाँ पर परिमाप के लिए क्या करेंगे, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है हमारा होता है 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी, 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी बराबर होता है परिमाप के, तो 34 हो जाएगा। और इसको काटेंगे तो हमारा 17, यानी कि यल प्लस बी बराबर हमारा 17 आ गया। अब देखिए एल प्लस बी बराबर 17 आ गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 169 और यल इंटू बी का मान निकालना है। सिंपल सा इसी का अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो हमारा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहाँ पर रख देंगे और यल इंटू बी फॉर्मूले में आएगा तो उससे निकाल लेंगे। देखिए एल प्लस बी बराबर 17 दिया है, तो हमारा देखिए यल प्लस बी बराबर 17, यल प्लस बी बराबर हमारा दिया है 17 और इसी का हम कर देंगे वर्ग, इतना कर लेंगे दोस्तों। अब हमारा देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू बी और यहाँ पर 17 का वर्ग कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। अब देखिए इतने का मान कितना दिया है 169 पीछे दिया है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 2 जो है यल इंटू बी बराबर यहाँ 169 था, इसको इधर भेजेंगे तो 289 माइनस का 169 हो जाएगा। अब 2l इंटू बी हमारा क्या हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 2 से इसको काट दीजिए 60 आ जाएगा, यानी कि 60 वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। यदि एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 12 सेंटीमीटर और कर्ण 5 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। देखिए यहाँ पर परिमिति का मतलब ये है हमारा जो समकोण त्रिभुज है यहाँ पर ऐसे जो है उसकी जो है कर्ण हमारा 5 सेंटीमीटर, इसको ए मान लीजिए, बी और यहाँ पर सी। कर्ण हमारा 5 सेंटीमीटर है, परिमिति हमारा 12 सेंटीमीटर है। परिमिति का मतलब क्या हो जाएगा हमारे परिमाप, यानी कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए परिमाप हमारा 12 दिया है और मान लीजिए ये ए है, ए बराबर इतना है, देखिए हमारा ए बराबर मान लीजिए 5 है, बी बराबर यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी।
तो a का मान हमारा 5 हो गया। तो a का मान यहाँ पर जब 5 हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 और प्लस में b प्लस c। तो यहाँ पर b प्लस c का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 में से 5 गया 7, यानी कि इन दोनों का योग जो है 7 है और हमारा कर्ण दिया है। और क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुणे आधार यानी कि b पता होना चाहिए और आधार यानी कि c पता होना चाहिए और ऊंचाई हमारी b पता होना चाहिए। तो हमारा b प्लस c यहाँ पर दे दिया है और कर्ण से हमें मतलब ही नहीं है, लेकिन वहाँ पर 5 दिया है। तो देखिए इसका यूज कैसे करेंगे, b प्लस c बराबर 7, यानी कि इन दोनों को अगर जोड़ेंगे अगर मान रखकर तो उसका मान 7 होना चाहिए। तो आपको पाइथागोरस अगर आपने पढ़ा है तो पढ़ा ही है, यानी कि अगर a इसके वर्ग का योग क्या होता है, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि अगर हम 5 का वर्ग करें तो हमारा क्या हो जाएगा 25, और 25 जो है इन दोनों के वर्गों के योग के भी बराबर आना चाहिए। अगर हम 1 को 4 कर देंगे, 1 को 3 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 चौक 16 और 3 त्रिक्का 9, 16 9 25 हो जाएगा दोस्तों। यानी कि हमारा 4 ये मिल गया और c हमारा 3। अब देखिए जो भी था यहाँ पर लिख लीजिए, हमारा ये 4 हो गया, यह हमारा 3 और ये हमारा 5, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो अब देखिए क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 गुणे आधार, आधार हमारा 3 है और ऊंचाई कितनी है 4। तो यहाँ पर इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। कह रहा है एक तार 56 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि वृत्त के रूप में मुड़ा है, इसे खोलकर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग की भुजा। तो देखिए एक तो आपको पता होना चाहिए, अगर तार है, तार का जो मान लीजिए जो वृत्त बनाया गया है उसका जो परिमाप होगा उसी को तो मोड़कर हम वर्ग बना रहे हैं, यानी कि इसका परिमाप और वर्ग का परिमाप क्या होगा, बराबर होगा। बस इतना आपको पता होना चाहिए और इसके आगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई क्या होता है r, और वर्ग का परिमाप होता है 4 × a, यानी कि भुजा। 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, यानी कि पाई r बराबर 2a, और पाई का मान हमारा कितना होता है 22/7, और हमारा त्रिज्या कितनी दी है 56 सेंटीमीटर और हमारा 2a। 7 × 8 = 56 हो जाएगा दोस्तों, और 2 चौके 8, यानी कि a बराबर हमारा कितना हो गया 22 चौको 88 सेंटीमीटर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको परीक्षा में मिल भी सकता है, इसको थोड़ा स्टार मार लीजिए एक आध दो, ये परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। देखिए ये भी पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस समय सूर्य के उन्नयन कोण का मान क्या होगा जब एक स्तंभ की छाया उसकी कुल ऊंचाई की √3 गुनी हो, यानी कि थीटा का मान पूछ रहा है, उन्नयन कोण का मान। देखिए इसके लिए आपको क्या कह रहा है, सूर्य के उन्नयन कोण का मान क्या होगा जब एक स्तंभ की छाया, देखिए हमारा स्तंभ मान लीजिए, इसकी छाया कहाँ बनेगी, हमारी यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर इतने में इसकी छाया बनेगी इस स्तंभ की। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कुल ऊंचाई की √3 गुनी हो छाया, यानी कि अगर हमारी ये h है तो हमारी ये छाया कितनी है h√3। तो यहाँ पर उन्नयन कोण यानी कि थीटा पूछ लिया है। तो अब क्या करना है, लंब और आधार किस में आता है दोस्तों, हमारा tan थीटा में आता है। तो सिंपल सा कर देंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो अब देखिए h से h कट जाएगा तो बचा 1/√3, और tan 30 अंश का मान क्या होता है, tan 30 अंश का मान ही होता है 1/√3। तो थीटा बराबर हमारा 30 डिग्री आ जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 लिखना भूल ही गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। cos 20 और cos 100 और प्लस cos जो है 140 और cos 90, देखिए इसका मान बताना है, बहुत ही इजी है, आप घबराना नहीं है। देखिए सबसे पहले cos 90 अंश का मान 0, ये तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या होता है, cos c प्लस cos d का होता है 2 cos c प्लस d/2, यानी कि 20 प्लस 100/2, और cos c माइनस d/2 यानी कि 20 माइनस का 100/2, और प्लस में हमारा रहेगा cos 140। cos 140 है दोस्तों, उतना समझ लीजिएगा उधर। अब देखिए
2 cos, इसको जब दोस्तों जोड़ेंगे तो 120 और यहाँ पर काट देंगे 2 से तो 60, यानी कि क्या आ जाएगा 2 cos 60 और यहाँ पर 2 cos 60 हो गया। और हमारा ये कितना हो जाएगा, cos जो है 100 में से अगर 20 घटा देंगे 80 हो जाएगा, माइनस का 80, लेकिन cos माइनस थीटा प्लस का cos थीटा होता है तो क्या हो जाएगा, cos जो हो जाएगा माइनस का 80, फिर इसको काटेंगे फिर हो जाएगा माइनस का 40 और cos माइनस 40 बराबर 40, यानी कि cos 40 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए प्लस का हमारा cos कितना है 140, देखिए cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, ये कितना होता है 1/2 और हमारा क्या है cos 40 है और प्लस में ये वाला है, इससे ये कट गया। अब हमारा cos 40 प्लस cos 140, देखिए क्या था cos 40 प्लस का cos 140, इसको भी cos c प्लस cos d लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d/2, यानी कि 40 प्लस 140, यानी कि 40 प्लस 140 डायरेक्ट कर रहे हैं दोस्तों 180 हो जाएगा, 180/2 और cos c माइनस d/2, यानी कि 40 में से 140 जब घटाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 100 और माइनस का 100 क्या हो जाएगा बटे में 2, तो यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे 90। अब देखिए cos 90 अंश का मान 0 ही हो गया तो 2 × 0 यहाँ पर जो भी आएगा 0 ही हो जाएगा, यानी कि 0 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है 1 - cos 2a / 1 + cos 2a का मान बराबर होगा। एकदम इजी है, एकदम इजी है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए cos 2a का फार्मूला हम जानते हैं, 1 - 1 को हटाने के लिए क्या करेंगे, cos 2a का फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a, ये होता है। और हमारा नीचे क्या कर देंगे 1 प्लस इस 1 को हटाना है तो क्या कर देंगे ये वाला फार्मूला लगाएंगे 2 cos स्क्वायर a - 1, ये भी एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a और क्या होता है 2 cos स्क्वायर a - 1। अब देखिए ये 1 से 1 कट जाएगा और ऊपर हमारा भी क्या हो जाएगा 1 से 1 कट जाएगा अगर ब्रैकेट जब खुलेगा, और ये ब्रैकेट में जब अंदर में गुणा होगा तो प्लस का 2 sin स्क्वायर a और नीचे भी प्लस का 2 cos स्क्वायर a, क्या हो जाएगा प्लस का 2 sin स्क्वायर a और बटे में क्या हो जाएगा प्लस का 2 cos स्क्वायर a। 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों और sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a का मान क्या होता है tan स्क्वायर a, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इजी था दोस्तों, लेकिन आपको फार्मूला याद होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा है कोण ए बराबर 30 अंश और तो फिर sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का मान क्या होगा। देखिए ये एकदम इजी है और आपका परीक्षा में जो होता है समय भी यही क्वेश्चन बर्बाद करता है, क्योंकि देखिए आपको कोण a बराबर 30 अंश दे दिया जबकि इसका कुछ कोई काम ही नहीं है, क्योंकि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का हम फार्मूला ही जानते हैं कि 1 होता है। ये हमें त्रिकोणमितीय जो होता है सर्वसमीका से पता होता है कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का मान क्या होता है 1। तो इसमें आपको कोण a बराबर 30 अंश से उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो आपका परीक्षा में यही जो है समय बर्बाद करता है। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए ताकि आप डायरेक्ट ही 1 जो है इसका मान रख दें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। कह रहा है यदि a बराबर 2, 4, 6 और b बराबर 1, 3, 5 तो a × b में अवयवों की संख्या। सिंपल सा गुणा करा देंगे, 3 अवयव इसमें है 3 इसमें है तो 3 त्रिका क्या हो जाएगा 9, यानी कि अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी 9, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर बात करें जैसे ए में पूछ लेता इतने में उप समुच्चयों की संख्या पूछ लेता तो यहाँ पर हमारे 3 अवयव हैं और उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 3 बराबर 8। उप समुच्चयों की संख्या 8 हो जाएगी अगर इतना सिर्फ दिया हो a बराबर 2, 4, 6 तो उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी 8। इसको तो बताया ही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। माध्यिका होती है, देखिए ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है मैथ में कि माध्यिका क्या होती है, क्या न्यूनतम आवृत्ति मान होता है या फिर अधिकतम आवृत्ति मान या फिर सबसे मध्यवर्ती मान या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं जो हमारी माध्यिका होती है सबसे बीच वाली अधिकतर निकल के आती है, यानी कि सबसे मध्यवर्ती मान ही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आपको परीक्षा में मिलेगा। 2 तरह के क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं, दोनों को आपको देख लेना है। 17 प्रेक्षणों का माध्यमान 30 है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम 17 प्रेक्षणों का योग निकालते हैं। तो 17 प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं 17 का योग कितना हो जाएगा, माध्य बराबर हम जानते हैं कि योग बटे कुल प्रेक्षण।
संख्याओं का योग बटे कुल प्रेक्षण, तो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, प्रेक्षण गुणे माध्य यानी कि 30, तो हमारा क्या हो जाएगा 510 हो जाएगा। इसको हमने कर लिया, 17 परीक्षणों का योग 510। प्रथम 9 परीक्षणों का योग कितना दिया है, मध्यमान 35 है, यानी कि प्रथम 9 परीक्षणों का योग निकालेंगे। अब प्रथम 9 परीक्षणों का योग, तो देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं, समझ लीजिएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 9 गुणे 35, तो हमारा क्या हो जाएगा 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4, 9 × 3 = 27, 4 × 31। और बात करें दूसरे यानी कि अंतिम 9 प्रेक्षणों का योग कितना है दोस्तों, कितना हो जाएगा 9 गुणे 23, तो हमारा क्या हो जाएगा 9 × 3 = 27 के 7 हासिल 2, 9 दूनी 18, 2 20, यानी कि ये हमारा प्रथम 9 प्रेक्षणों का योग आ गया 315 और अंतिम 9 प्रेक्षणों का मान 207। तो इसी को जोड़कर क्या करना है, इन दोनों को जोड़कर हमें इसको घटा देना है। तो सिंपल सा इन दोनों को जोड़ेंगे, 315 + 207, 315 + 207, देखिए 315 + 207 और माइनस का कितना था 510। ऐसे ही करना है दोस्तों, बहुत इजी है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए, आप सभी क्वेश्चन इस तरह के कर लेंगे। देखिए जोड़ लीजिए 7 × 5 = 12, 1 × 1 = 2 और 3 × 2 = 5 और माइनस का 510 और 522 में से 510 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों, देखिए ऐसा ही क्वेश्चन ये है, 5 संख्याओं का समांतर माध्य। समांतर माध्य 18 दिया है, यदि एक संख्या निकालने पर समांतर माध्य 16 हो जाए तो निकाली गई संख्या क्या होगी, इसको आपको बताना है। देखिए 5 संख्याओं का समांतर माध्य हमें 18 दिया है, तो 5 जो है पाँचों संख्याओं का योग निकाल लेंगे। क्या करेंगे, पाँचों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, गुणा करा देंगे, 5 × 18 यानी कि 90। और क्या कर लेंगे, एक संख्या निकालने पर समांतर माध्य 16 हो जाए, यानी कि अब संख्या कितनी बची, 4 बची, तो हमारी 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 संख्याओं का योग हो जाएगा 16 चौको मतलब 4 × 16 और 16 चौको हो जाएगा 64। तो हमारी निकाली गई संख्या, तो देखिए 5 का योग किया तो हमारा कितना था, ये हमारा 90 है, ये हमारा 90 आ गया। 5 संख्याओं का योग 90 और 4 संख्याओं का योग हमारा कितना आ गया 64। तो हमारी निकाली गई संख्या का करेंगे, निकाल लेंगे आराम से, 90 - 64 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6 और 8 में से 6 गया 2, यानी कि 26 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन दोनों समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में, इसको लिख कर ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। किसी दुर्ग में 150 सैनिकों के लिए 45 दिन का खाना था, 10 दिन पश्चात जो है 25 सैनिक चले गए, शेष खाना कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। देखिए इसको तो हमने ट्रिक बताई थी और तुरंत आप इस क्वेश्चन को हल भी कर लेंगे अगर ट्रिक से करेंगे, और बाकी उससे नहीं होगा। अगर आप वैसे करेंगे तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। देखिए शेष खाना जो अगर हमें निकालना है, शेष खाना फार्मूला क्या होता है शेष खाना के लिए, शेष खाने के लिए होता है बचा जो है बचा खाना यानी कि बचा खाना और फिर बचे आदमी होता है, बचे आदमी और गुणे का कुल आदमी। इसको आपको याद कर लेना है। अब देखिए आप तुरंत इसको कर लेंगे, शेष खाना क्या हो जाएगा, बचा खाना, यानी कि 45 दिन का खाना था, 10 दिन पश्चात इतने चले गए, यानी कि हमारा 35 दिन का खाना बच गया। और बचे आदमी कितने हैं, यानी कि सैनिक 150 थे, 25 चले गए, यानी कि 125 बचे। और कुल जो सैनिक थे, यानी कि आदमी यहाँ पर सैनिक से लेंगे, कुल सैनिक हमारे 150 थे। बस सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, किससे काटेंगे, 15 से अगर काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 से काट दीजिए, 5 × 7 = 35 और 5 दूनी 10, 5 × 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 × 25 और 5 × 3 = 15 और 0, 5 × 6 = 30, तो 6 × 7 क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। आपको फार्मूला याद कर ले, अगर आपने फार्मूला याद कर लिया तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, चाहे जैसे आ जाए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है तथा इसका गुणनफल इतना दिया है तो संख्याएं हैं। देखिए अगर अनुपात में दिया है तो उसे यक्स में मान लेंगे, यानी कि 3 संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा 3x और क्या हो जाएगा 4x और हमारा 7x क्या हो जाएगा, ये 3 संख्याएं हो जाएंगी। हमारा गुणनफल इनका क्या है हमारा क्या है 18,144 है। सबका गुणा करा दीजिए, हमारा क्या हो जाएगा 3 × 4 = 12, 7 = 84 x³ बराबर हो जाएगा 18,144।
इसको काटेंगे दोस्तों 84 को इससे, तो हमारा कितना आएगा 216 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा यक्स क्यूब बराबर 216। तो यक्स का मान हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 6 का क्यूब होता है, यानी कि 6 हमारा हो जाएगा यक्स बराबर। अब हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, यहाँ पर रख दीजिए। यक्स बराबर 6 रखेंगे तो 6 3 18, यहाँ पर 6 रखेंगे तो 24, यहाँ पर रखेंगे तो 42। 18 24 42 कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में। ऐसे ही आपको कर लेना है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। देखिए 8:21 और समानुपाते 13:31। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, इसमें क्या जोड़ा जाए। देखिए इसमें क्या जोड़ देंगे, 8 + यक्स और बटे में 21 + यक्स और 30 + यक्स और 31 + यक्स। इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। इसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि। देखिए प्रतिशत लाभ या हानि जो निकल के आती है दोस्तों, हमने पहले भी फॉर्मूला बताया था, वस्तुओं का अंतर, शॉर्ट ट्रिक एकदम, वस्तुओं का अंतर कर लिया, बटे में विक्रय मूल्य की वस्तुएं यानी कि 25, गुणे में 100। बस इतना आपको कर लेना है। 25 चौके 100 और 26 में से 25 गया, 1 बचा, यानी कि 1 × 4 बराबर 4% आ गया, यानी कि 4% लाभ यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फार्मूला आपको याद रखना है, वस्तुओं का अंतर बटे विक्रय मूल्य गुणे 100। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 लास्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। 35 का कितने प्रतिशत 14 होगा। ये तो काफ़ी इजी है। 35 का मान लीजिए यक्स परसेंट क्या होगा, 14 होगा। यहाँ पर ऐसे ही लिख लेंगे, 35 गुणे परसेंट को बटे में लिखेंगे 100 और बराबर 14। 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14 हो जाएगा दोस्तों। और हमारा 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 0 0, यानी कि यक्स बराबर क्या हो जाएगा 20 दूना 40। 40 क्या हो जाएगा, 35 का कितने प्रतिशत 14 होगा, 40%, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।